Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। हमने पहले के व्याख्यानों में पढ़ा कि परिवर्तन क्या है, उसके क्या आयाम हैं, क्या प्रकार हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि परिवर्तन के प्रतिरोध क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने ये जाना कि कौन कौन से परिवर्तन के मॉडल भी होते हैं। अब आज इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे संगठनात्मक संस्कृति और परिवर्तन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंज। हम इस सत्र में ये जानेंगे कि किसी भी संगठनात्मक संस्कृति का क्या मतलब है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी कि संगठनात्मक माहौल क्या होता है। हम इसमें समीक्षा करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं जो कि यह दर्शाते हैं कि अलग अलग संगठन में अलग अलग संस्कृति होती है। हम कुछ रिसर्चर्स की बात भी करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बहुसांस्कृतिक कार्य वातावरण में सांस्कृतिक अनुकूलन और समायोजन को समझने में भी सक्षम होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या होता है संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक प्रबंधक का छात्र जब किसी संगठन में कार्य करने जाता है तो वह बड़े बार ये बात सुनता है कि अपनी संगठन की कल्चर को समझो, इस कल्चर को अपनाओ। तो आखिर ये संस्कृति है क्या? संगठनात्मक संस्कृति वह मूल्य होते हैं, वैल्यूज, बिलीव्स, या आप कह सकते हैं कि उन व्यवहारों का विवरण होता है या वह रीति रिवाज जो वह संगठन सालों दर साल लेकर चल रहा है। कोई संगठन या आप कहें जो भी आप संगठन की बात करें, चाहे आप कोई छोटे संगठन की बात करें या बड़े व्यवसाय की बात करें, या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक संगठन कुछ ना कुछ मूल्यों पर टिका होता है। उसके आधार में कुछ रीति रिवाज होते हैं और हर संगठन में आप एक अलग प्रकार के रीति रिवाजों को देखेंगे। वो सब मिलकर बनाते हैं किसी भी संगठन की संस्कृति को। और जब हम संगठन की संस्कृति की बात करते हैं तो यह वह दिशा निर्देश होते हैं जो यह बताते हैं कि कोई भी संगठन आगे किस तरीके से बढ़े, कौन से मूल्यों को लेकर बढ़े, कौन से विश्वासों के साथ बढ़े, कैसे व्यवहार उस संगठन के कर्मचारी करें। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संगठनात्मक संस्कृति की तो वह होता है जिस तरह से काम किया जाता है। वह हमें यह बताता है कि किसी संगठन में किस तरीके से काम किया जाता है, क्या वहाँ का कल्चर, क्या वहाँ की संस्कृति है, क्या वहाँ के रीति रिवाज है, क्या वहाँ के लोगों के मूल्य हैं, क्या वहाँ के लोगों के विश्वास हैं। जब कोई भी नया व्यक्ति एक संगठन ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहली ट्रेनिंग में यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उस संगठन के शीर्ष प्रबंधक उसको इस बात से अवगत कराते हैं कि उनकी संस्था, उनका संगठन किन मूल्यों पर टिका है। यह बताना उसको इसलिए आवश्यक होता है
क्योंकि वह चाहते हैं कि वह व्यक्ति, वह कर्मचारी भी इन मूल्यों को आगे लेकर जाए। क्योंकि जब हर व्यक्ति उस संगठन का उन मूल्यों को, उन विश्वासों को, उन रीति रिवाजों को, उन व्यवहारों का आचरण करेगा, तभी वह किसी भी संगठन की संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। नहीं तो वह संस्कृति नहीं होती। अगर हम संगठन की संस्कृति की बात करें तो यह कर्मचारियों के व्यवहार में समाहित होनी चाहिए, उनके व्यवहार से दिखनी चाहिए। तो यह तो था संगठनात्मक संस्कृति की बात। साथ ही साथ आप लोग एक और बहुत ही कॉमन टर्म सुनते हैं जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि संगठनात्मक माहौल। संस्कृति जितनी ही डीप रूटेड होती है, संगठनात्मक माहौल उतना ही सुपरफिशियल लेवल पर होता है। यह बनता किसी भी संगठन की संस्कृति से ही है, वहाँ की धारणा से। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बोलूं कि किसी संगठन में वर्किंग कल्चर, या हम बोलें कि टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल हैं, कि आपको एक दिन में 8 घंटे की नौकरी करनी है। अब आप चाहे सुबह 8 बजे से आएँ या शाम को 6 बजे से आएँ, आपको 8 घंटे की नौकरी करनी है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, या फिर अगर हम इसके अलावा बात करें कि आपके संगठन में आपको प्रोफेशनल अटायर में ही आना है, आप कैजुअल्स में नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो सुपरफिशियल हमें दिखती हैं, ये सब मिलके किसी भी संगठन का माहौल बनाती हैं, ना कि संस्कृति। संस्कृति तो वो होती है जो आप मूल्य, वैल्यूज, विचारों की बात करते हैं, लेकिन क्लाइमेट सुपरफिशियल होता है, जो कि यह बताता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है उस जगह में काम करते हुए। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर होता है, तो जैसे टॉप मैनेजमेंट बदलता है आपके संगठन में, तो आपको बहुत ही साफ रूप से परिवर्तन दिखेगा अपने संगठनात्मक माहौल में। हो सकता है आपका जो टॉप मैनेजमेंट बदला है वो आपकी संस्कृति ना बदले, वो आपके मूल्य ना बदले, विश्वास ना बदले, लेकिन वो वर्किंग कल्चर में, वर्किंग पैटर्न में कुछ बदलाव लेकर आए जो कि सुपरफिशियल होते हैं। पहले आप फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग्स में काम नहीं करते थे, अब आप करते हैं, तो ये माहौल बदला है, ना कि संस्कृति। तो ये होता है संगठनात्मक माहौल। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि संगठनात्मक संस्कृति के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम कैसे देखते हैं कि ये संगठन इस संस्कृति को फॉलो करता है या इस संस्कृति को मानता है या ये संस्कृति दर्शाता है। तो अगर हम पहली बात करें नवाचार यानी कि इनोवेशन, इसमें होता है जोखिम अभिविन्यास यानी कि रिस्क ओरिएंटेशन। देखिए, अगर आपका व्यवसाय या आपका संगठन नवाचार की बात करता है, उसके मूल्यों का आधार नवाचार है, इनोवेशन है, तो उसके साथ जोखिम होगा, रिस्क ओरिएंटेशन होगा। लेकिन जब हम रिस्क की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा भी उसके साथ ज्यादा होता है, अगर नुकसान की बात कर रहे हैं तो। अगर जैसे हम इसमें गूगल का नाम लें, तो गूगल ऐसे ही गूगल नहीं बन गया। कहीं ना कहीं उसकी जो संस्कृति थी, उसने हर दिन नवाचार पर फोकस किया। उसने अपने कर्मचारियों को ये समझाया कि अगर हमें वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनना है तो हमें इनोवेशन करना होगा। उसने नवाचार को इस तरीके से कूट कूट के भर दिया अपने कर्मचारियों में कि आए दिन वो नई से नई चीजों पर काम करने लगे, वो नए से नए विचार लेकर आने लगे,
नई से नई तकनीक की बात करने लगे, और वो है आज का गूगल। तो ये एक दिन में गूगल नहीं बना, इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संस्कृति है, बहुत ही ठोस संस्कृति है, जो कि कहीं ना कहीं इनोवेशन से बनी। अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण की बात करें तो परिणाम पर जोर। कुछ संगठन आपने ऐसे देखे होंगे कि वह सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। वो यह देखते हैं कि आपको जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो वहां पर जितने भी कर्मचारी होंगे आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं इसी पर उनका फोकस रहता है कि उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करना है, किसी भी कीमत पर उपलब्धि पानी है। ऐसी संस्कृतियों में आप देखेंगे कि संगठन पुरस्कार और दंड देने दोनों पर बहुत जोर देता है। हाँ, अगर आपका संगठन सकारात्मक है तो आप पुरस्कार देने पर जोर देते हैं, क्योंकि अगर आपके कर्मचारी अच्छा परिणाम आपको दे रहे हैं तो आप उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करते हैं, उन्हें उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो ये एक दिन की चीज़ नहीं है। आपकी संस्कृति में ये इस तरीके से है कि कर्मचारियों को ये समझ आ गया है कि अगर इस कल्चर में मुझे काम करना है तो मुझे अच्छा परिणाम देना होगा, अपने लक्ष्यों को पाना होगा। इसके अलावा कुछ संस्कृति में आप देखेंगे या कुछ संगठनों में आप देखेंगे कि विस्तार पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, प्रिसिशन। हर छोटी से छोटी चीज पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा। हर छोटे से छोटे रूल, रेगुलेशन, प्रतिक्रिया, प्रोसेस, उन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा कुछ कल्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर लोगों पर ध्यान दिया जाता है, पीपल ओरिएंटेड। अगर इसमें मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो टाटा कंपनी मानी जाती है कि वह अपने लोगों पर ध्यान देती है। एम्प्लॉय सेंट्रिक, कर्मचारी केंद्रीकरण अप्रोच रहती है उनकी, कि किस तरीके से अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उन्हें और सशक्त बनाया जाए, कैसे उन्हें और प्रशिक्षित किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग तो सिर्फ और सिर्फ संगठन की संस्कृति को देखकर ही उस संगठन को ज्वाइन करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे इस संगठन में नए विचारों को सोचने का, नए विचारों को रियलिटी में लेकर आने का मौका मिलेगा तो वह उस संगठन को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने लिए जो भी काम करता हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ डिटेलिंग में, तो वो ऐसे कल्चर्स को ज्वाइन करते हैं। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि संगठन के कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं या अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। इसके अलावा टीम वर्क, अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो आज के कंटेक्स्ट में बहुत सी कंपनियां हैं जो टीम वर्क पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर देती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि अगर लोग समूह में काम करते हैं तो एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव, एक अलग ही दृष्टिकोण जो अलग अलग लोगों की सोच से बनता है वह सामने आता है, जो कि एक संगठन को मजबूती प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ संगठन होते हैं जिनका कल्चर यानी कि संस्कृति आक्रामकता पर आधारित होती है, यानी कि कंपटीशन। उनको हर समय एक कॉम्पिटिटिव एज रखनी होती है, दूसरों से आगे रहना होता है। अगर मैं अंत में इस पे बात करूं तो कुछ संस्कृति या कुछ संगठनात्मक संस्कृतियां जो होती हैं वह स्थिरता पर भी बात करती हैं, स्टेबिलिटी। जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि नियम बड़ी ही कड़ाई से या उनका बड़ा ही कड़े तरीके से पालन किया जाता है।
बहुत ही रिजिड रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, संरचना बहुत ही रिजिड होती है। तो यह अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं लक्षण होते हैं जो कि अलग अलग संगठन में या संगठन की संस्कृति में दिखते हैं आपको। तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ऐसा संगठन चुनिए जो आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करता हो, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि वह संस्कृति आपके नेचर के अनुकूल होगी। तो छात्रों, आप ये समझते हैं कि संगठनात्मक संस्कृति के कौन कौन से स्तर होते हैं, यानी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपको 3 लेवल्स पर, 3 स्तरों पर संस्कृति दिखेगी। एक तो हुआ आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियां। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स के किसी भी आउटलेट पे चले जाइए, तो अगर वहां मैकडॉनल्ड्स नहीं लिखा तो तब भी आप देखकर बता देते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स है। कैसे? उसके फर्नीचर से, उसकी बिल्डिंग से, क्योंकि जहां पर भी मैकडॉनल्ड्स का सेटअप होता है, उनकी बिल्डिंग, उनका फर्नीचर, हर चीज एक ही तरीके से रखी गई है, यानी कि सबका कलर, शेप, आकार, ये सब भी एकदम सामान्य है, एक समान रूपी हैं सब। तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि इनका कल्चर वाइब्रेंट है, कलरफुल है, या क्या दर्शा रहा है वो। इसके अलावा दूसरे स्तर पर होती हैं समर्थित मूल्य, यानी कि एस्पाउस्ड वैल्यूज। कोई भी संगठन अपनी संस्कृति की व्याख्या कैसे करता है, क्या मूल्य हैं उसके, क्या वैल्यूज हैं उसकी, क्या मान्यताएं हैं। साथ ही साथ एजम्पशंस की बात होती है तीसरे स्तर पे, जो कि साझा मौन धारणाएं होती हैं। आपकी संस्कृति की धारणा क्या है, सोच क्या है, समझ क्या है, क्या मान्यताएं हैं जो आपकी संगठन, जब आपका संगठन बना था, चालू हुआ था, तब से चल रही हैं। तो यह तीनों स्तर पर आपको किसी भी संगठन की संस्कृति आसान तरीके से दिख सकती है, या तो उसकी वैल्यूज में, या उसके कर्मचारियों की व्यवहार में, या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। आप इनमें से किसी भी तरीके से उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बात करेंगे कि कार्य संस्कृति के पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, या इसको हम वर्क कल्चर भी कहते हैं। इसमें कैमेरॉन और क्विन ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इन्होंने बताया कि 4 तरीके के वर्क कल्चर्स होते हैं, यानी कि कार्य संस्कृति होती है। किस तरीके से किसी संगठन में कार्य किया जा रहा है, उसके पैटर्न्स पर इन्होंने जोर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके के पैटर्न्स हैं। तो पहला होता है एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर जो है वह फोकस करता है गतिशीलता पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर। वह मानता है कि संगठन गतिशील है, और अगर हम रिस्क लेते हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें अगर जोखिम ज़्यादा है तो फायदा भी ज़्यादा है। तो वो जब कार्य करते हैं तो उनका कार्य करने की संस्कृति होती है जिसमें वह फोकस करते हैं नए स्टार्टअप्स में, नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं। वो यह नहीं सोचते, वो अपने आप को संकुचित रखते नहीं हैं। इसके अलावा एक वर्क कल्चर होता है कबीले का वर्क कल्चर, यानी कि क्लैन वर्क कल्चर। क्लैन वर्क कल्चर जो होता है वह जन उन्मुख होता है, यानी कि पीपल ओरिएंटेड। इस तरीके की कार्य संस्कृति में आप देखेंगे कि सब चीज़ों से ऊपर वह संस्कृति अपने कर्मचारियों को रखती है, अपने कर्मचारियों का ध्यान देती है। उनके लिए कौन सी पॉलिसीज अच्छी हैं, कौन से रूल्स अच्छे हैं, किस में उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वह उन्हीं रूल्स को लेकर आते हैं।
वह कोशिश करती है कि सब लोग साथ में रहें, उनको और सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित कैसे किया जा सकता है, ये उनका फोकस रहता है। और जब हम कार्य संस्कृति की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस तरीके के संगठनों में आपसी मेल और ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है एम्प्लॉयज़ के बीच। साथ ही साथ अगर मैं तीसरी कार्य संस्कृति की बात करूं तो वह होती है पदानुक्रम, यानी कि हायरार्की कल्चर। जैसा कि आपने जापानीज में देखा होगा, वहां पर बहुत ही सख्त रूप से हायरार्की यानी कि पदानुक्रम फॉलो किया जाता है। वहां के संगठन में आपको दिखेगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। ये उनके पहनावे से, उनके बैठने के तरीके से, वो कहाँ पे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन सी चेयर पे बैठे हैं, इन सब चीज़ों से आप देख के बता सकते हैं कि कौन सीनियर है उनमें और कौन जूनियर है। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है या उनकी जो कार्य संस्कृति है उसमें वे पदानुक्रम पर बेहद जोर देते हैं। वो ये मानते हैं कि अलग अलग पद के लोगों का अलग अलग तरीके से, या आप कहिए अलग अलग पद के लोग हैं तो वह दिखना भी चाहिए कि पद में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिकन कार्य संस्कृति की बात करें तो वहाँ पर पदानुक्रम पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, या मैं तो ये कहूँगी कि वहाँ जोर ही नहीं दिया जाता है पदानुक्रम पर, हायरार्की पर। वहाँ पर आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। चौथा कार्य संस्कृति जो कैमरॉन और क्विन ने बताया वो था मार्केट कल्चर, यानी कि बाजार संस्कृति। इसमें जो हमारा फोकस रहता है वो टास्क ओरिएंटेशन रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, परिणाम उन्मुख, जिसमें हम बस ये फोकस रखते हैं कि हमको जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं हम उनको किस तरीके से पा रहे हैं, क्या परिणाम निकल रहा है। कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है। तो ये कैमरॉन और क्विन ने 4 तरीके के कार्य संस्कृति के पैटर्न्स बताए। आप जब भी किसी संस्था में जाते हैं या कोई संगठन ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापानीज में आपको बहुत क्लियर दिखेगा, अमेरिकन में नहीं दिखेगा। अब ये चीज़ें आपको क्यों समझनी है? क्योंकि देखिए, वैश्वीकरण होने के बाद यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद आप अलग अलग संस्कृति वाले लोगों के साथ, अलग अलग संस्कृति वाली संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको यह समझना कि किसी भी संगठन का या किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति कैसी है, तभी आप उसमें समायोजित हो सकते हैं, नहीं तो आप उस संगठन में कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन वर्क कल्चर्स को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए छात्रों, आगे अब हम समझते हैं इसमें कि संगठनात्मक संस्कृति की अलग अलग टाइपोलॉजी क्या है। अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग तरीके की टाइपोलॉजी दी और बताया कि किस तरीके के विभिन्न प्रकार के कल्चर या संस्कृति पाई जाती है अलग अलग संगठनों में। तो इसमें सबसे पहला जिस पर हम बात करेंगे वह है हैरिसन और हैंडी, जिन्होंने 4 प्रकार के कल्चर की बात करी। जो सबसे पहला कल्चर था उसमें उन्होंने बोला शक्ति का संस्कृति, यानी कि पावर कल्चर, कि जिसके हाथ में सत्ता है वह कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा का होता है जो कि राजनीति में बहुत इन्वॉल्व रहता है। जब हम पावर कल्चर की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि चाहे कोई संगठन छोटा हो या कोई संगठन बड़ा हो, पावर कल्चर ज़्यादातर हर संगठन में मिल पाया जाता है। हर किसी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शक्ति चाहिए
संगठन में कार्य करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि छोटी संस्थाओं में ही आप पावर कल्चर देख पाएंगे, आप बड़ी संस्थाओं में या छोटी संस्था कोई भी हो, इस पावर कल्चर को आप देखेंगे। जब हम पावर कल्चर की बात करते हैं तो परिणाम प्रभावशीलता के मूल्यांकन का आधार है ये, कि आप किस तरीके से, जैसे हमने उस दिन इफेक्टिवनेस की बात करी थी, तो परिणाम प्रभावशीलता यानी कि रिजल्ट इफेक्टिवनेस ये होता है कि अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है और वो टारगेट आप पा रहे हैं तो इसका मतलब आप रिजल्ट इफेक्टिव हैं। आपने सोचा कि मुझे एक दिन में 10 सेल्स पॉलिसी बेचनी है और आप बेच पा रहे हैं 10 सेल्स पॉलिसी, तो इसका मतलब है कि आप रिजल्ट इफेक्टिव हैं, आप परिणाम प्रभावशीलता से दे पा रहे हैं। इसी के साथ साथ पावर कल्चर यानी कि शक्ति संस्कृति में हम ये मानते हैं कि हम जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं वह मंजिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ना कि उस मंजिल पे पहुंचने तक का रास्ता। मतलब कि यहां पर हम मानते हैं कि एंड्स कैन जस्टिफाई मीन्स। रास्ता कोई भी अपनाए हम, बस हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर ऐसी संस्कृति है तो उसमें आप देखेंगे कि हाई मैकियावेलिन पर्सनालिटी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बात करी थी, हाई मैक पर्सनालिटी और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, तो पावर कल्चर जहाँ पर आपको दिखेगा वहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि वहाँ पर ऐसे लोग सर्वाइव अच्छे से करते हैं जो लोग हाई मैक पर्सनालिटी के होते हैं, जो इसी पर फोकस रखते हैं कि उन्हें मंजिल पर पहुंचना है, अब वो किसी भी रास्ते से पहुंचे, चाहे सही रास्ते से चाहे गलत रास्ते से। तो जब इस तरीके का माहौल होता है किसी भी संगठन में तो वहां पर आप ये देखेंगे कि राजनीति भी बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई होड़ करता है आगे बढ़ने की। तो ये है पावर कल्चर। इसके अलावा एक होता है रोल कल्चर यानी कि भूमिका संस्कृति। जब हम रोल कल्चर की बात करते हैं तो रोल कल्चर में जिस चीज पर फोकस किया जाता है वह होता है लॉजिक और रेशनैलिटी यानी कि तर्क और तार्किकता, कि जो भी आप कार्य करते हैं उसके पीछे का तर्क क्या है, क्या उसके पीछे कोई वाजिब रीजन है जिसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जब हम नियुक्ति करते हैं लोगों की, अपनी संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, तब हम ये चीज़ पर बहुत जोर करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस संतोषजनक है या नहीं, साथ ही साथ उनमें कार्य करने की क्षमता है कि नहीं। क्योंकि हम इसमें भूमिका संस्कृति की बात कर रहे हैं, रोल कल्चर, तो हमारा फोकस क्या रहता है कि जो रोल आपको मिल रहा है क्या आप उसके लिए सक्षम हैं, उस भूमिका को निभाने के लिए सक्षम हैं। तो यह देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को हम किसी पोस्ट पर रख रहे हैं तो क्या वह उस पोस्ट के लिए क्षमता रखता है या नहीं रखता। इसके अलावा जो तीसरे संस्कृति की बात करी उन्होंने वह थी कार्य संस्कृति यानी कि टास्क कल्चर। इसमें ज़्यादातर देखा गया कि हम छोटी टीम्स पर फोकस करते हैं, छोटे समूहों पर फोकस करते हैं और फिर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, प्रदर्शन और परिणामों की बात करते हैं। छोटी छोटी टीम्स के अपने अपने टारगेट्स होते हैं और वो अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। इसके अलावा टीम का गठन वरिष्ठता के आधार पर नहीं होता है इसमें, कि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं तो आप इस टीम में जाएंगे, नहीं, बल्कि क्षमता के आधार पर होता है कि क्या आप वाकई उस टीम में रहकर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो कार्य उन्मुख होता है ये। अगर आपके पास कौशल है, आपके पास स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, तो आपको उस टीम में जगह मिलेगी, और अगर नहीं है
तो आपको नहीं उस टीम में जगह मिलेगी, चाहे आप कितने भी वरिष्ठ अधिकारी हों उस संगठन के। चौथे पर जब उन्होंने बात करी वो थी व्यक्ति संस्कृति यानी कि पर्सन कल्चर। यहां पर व्यक्तिगत प्रभाव से प्राप्त सहमति की बात होती है, सत्ता की प्रकृति की। व्यक्ति ही केंद्र बिंदु है, क्योंकि व्यक्ति संस्कृति है। जब हम पर्सन कल्चर की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति संस्कृति है। तो यहां पर जिसको फोकस किया जाता है वो किया जाता है लोगों को, कर्मचारियों को। अब हम इसके आगे जो बात करने वाले हैं वह हम बात करेंगे संगठनात्मक संस्कृति के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं। क्यों हम इतना जोर देते हैं कि किसी भी संगठन की पहचान है संस्कृति, वह उसे एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक सामूहिक प्रतिबद्धता देती है। कैसे देती है सामूहिक प्रतिबद्धता? क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उस संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी, सब कर्मचारी एक ही मूल्यों की तरफ बढ़ते हैं, एक ही विश्वासों के साथ आगे बढ़ते हैं, एक ही रीति रिवाज फॉलो करते हैं। तो यह एक कलेक्टिव कमिटमेंट प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही नहीं, यह आपके मूल्यों को और सुदृढ़ भी बनाता है और साथ ही साथ सदस्यों को स्पष्ट दृष्टिकोण भी देता है, क्लियर डायरेक्शन कि उन्हें आगे बढ़ना कहाँ है। क्योंकि किसी भी संगठन की संस्कृति अगर स्पष्ट रूप से लोगों के सामने होगी तो उन्हें अपने विजन, अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अच्छे से पता होगा और वो सब मिलकर उसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कार्य करेंगे। सिर्फ यही नहीं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो वो शक्ति और संबंधों की बात भी करता है, यानी कि पावर और रिलेशनशिप। किस तरीके के रिलेशनशिप आपस में होते हैं, संबंध होते हैं आपस में किसी संगठन में, फॉर्मल यानी कि औपचारिक या अनौपचारिक या दोनों का ही मिश्रण। साथ ही साथ जब हम संगठनात्मक संस्कृति की बात करते हैं तो यह एक विचारधारा को विकसित करता है किसी भी संगठन में, जो कि बेहद जरूरी है किसी भी संगठन के विकास के लिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर संस्कृति पर जोर दिया जाए या देखा जाए, किसी भी संगठन की संस्कृति बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों को समझ आई है तो वह एक नियंत्रण तंत्र की तरह भी कार्य करता है। वह लोगों को समय समय पे बताता रहता है कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ संगठन के पथ से भटक रहे हैं। तो संगठनात्मक संस्कृति बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि संगठन में सांस्कृतिक अंतर क्यों होते हैं, यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। आप, जैसा मैंने बोला, आप अलग अलग संगठन में चले जाइए, आपको अलग अलग संगठन में अलग अलग तरीके की संस्कृति मिलेगी। आप नहीं कह सकते कि सब संगठन एक से होते हैं या एक सी संस्कृति फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। तो इसमें हम पहले डगलस मैकग्रेगर की बात करेंगे, जिन्होंने कहा कि दो तरीके के संस्कृतियां होती हैं, एक थ्योरी एक्स वाली और एक थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के हिसाब से ये माना जाता है कि संगठन ऐसे होते हैं जहां पर कर्मचारी कार्य नहीं करना चाहते, उनको जब तक ऑर्डर ना दिया जाए तब तक वे कार्य नहीं करते हैं, वे कोई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वहीं इसके विपरीत उन्होंने बताया कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जहां पर कर्मचारी खुद से आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वह चाहते हैं कि वह आगे बढ़ें, उन्हें किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। अब ये दो तरीके के वर्क कल्चर्स देखे गए हैं। एक जहां पर लोग कार्य ही नहीं करना चाहते, तो जहां पर लोग, तो वहां पर प्रबंधकों का यह मानना होता है कि लोग कार्य करना ही नहीं चाहते जब तक उन्हें ऑर्डर ना दिया जाए। लेकिन दूसरा थ्योरी वाई के हिसाब से ऐसे संगठन भी देखे गए हैं जहां पर प्रबंधक अपने कर्मचारियों को खुली छूट देते हैं कि वह अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं और अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। तो ये डगलस मैकग्रेगर ने दो तरीके के डिफरेंसेस बताए। इसके आगे अगर हम बात करें
तो आउची उन्होंने थ्योरी जेड दिया। थ्योरी जेड के हिसाब से दो तरीके के कल्चर्स बताए गए या दो तरीके की डिफरेंसेस संस्कृतियों में बताए गए, जो कि अमेरिकी संगठनात्मक संस्कृति और जापानी संगठनात्मक संस्कृति के रूप से जाने गए। अगर हम अमेरिकी संगठनात्मक संस्कृति की बात करें तो उसमें जो हमारा फोकस रहता है वो होता है विशिष्ट कैरियर पथ पर। साथ ही साथ इस तरीके की संस्कृति में हम व्यक्तिगत निर्णय को जोर देते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति को जिम्मेदार भी रखते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता है, हम ये मानते हैं। लेकिन वही जहां हम जापानी संगठनात्मक संस्कृति की बात करते हैं तो वहां पर जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप समूह में लेते हैं, कलेक्टिव डिसीजन की बात होती है। आप इस तरीके के कल्चर में या इस तरीके की संस्कृति में सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए व्यक्तिगत तौर पर निर्णय नहीं ले सकते। और इस तरीके के कल्चर में यह देखा गया है कि लोगों की जो पदोन्नति होती है, प्रमोशंस, वे थोड़ी धीमी गति में होते हैं। क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलने की ही बात कर रहे हैं तो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप सबके बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए आपका इंडिविजुअल प्रमोशन या कि व्यक्तिगत प्रमोशन, पदोन्नति धीमी रहती है, उसकी गति धीमी रहती है। लेकिन वहीं अमेरिकन संगठनात्मक संस्कृति में पदोन्नति की गति तेज रहती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, हॉल ने भी दो तरीके की संस्कृतियों की बात करी, एक उच्च संदर्भ यानी कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर और एक कम संदर्भ वाली यानी कि लो कंटेक्स्ट कंट्रीज। इन्होंने कहा कि दो तरीके के देश होते हैं। हम यहाँ पे लो कंटेक्स्ट कंट्रीज या लो कंटेक्स्ट कल्चर भी बोल सकते हैं और हाई कंटेक्स्ट कल्चर या हाई कंटेक्स्ट कंट्री भी बोल सकते हैं। कंट्री उन्होंने पहले इसलिए किया क्योंकि जो उन्होंने स्टडी करी थी वो उन्होंने अलग अलग देशों में करी थी। तब उन्होंने ये देखा कि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके की संस्कृति है। तो उन्होंने कुछ देशों को एक समूह में रखा जिसको उन्होंने कहा कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर। हाई कंटेक्स्ट कल्चर का मतलब है कि आप बाहरी वातावरण पर बहुत ध्यान देते हैं। साथ ही साथ जब आप किसी से बात करते हैं तो ऐसे कल्चर में नॉन वर्बल क्यूज यानी कि गैर मौखिक संकेतों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जापानीज कल्चर में अगर कोई डील के लिए अपने बिजनेस पार्टनर को मना करना है तो वह डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, वो सीधे रूप से मना नहीं करेंगे कि हमें आपसे डील नहीं करनी। वह उनको जब मिलकर बातचीत कर रहे हैं तब बोलेंगे कि हम 10 दिन में जवाब देंगे, फिर उसके बाद टालेंगे। वो सीधे तौर पर नहीं बोलेंगे कि हमें आपके साथ डील नहीं करनी। तो ये क्या हुआ, गैर मौखिक संकेत हुए। लेकिन वहीं पर इसके विपरीत अगर हम अमेरिकन कल्चर की बात करें, अगर उनको आपके साथ डील नहीं करनी तो वह आपको सामने साफ आपके मुंह पर बोल के जाएंगे कि हमें आपके साथ यह बिजनेस डील नहीं मंजूर है। तो हाई कंटेक्स्ट कल्चर में हम गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वही लो कंटेक्स्ट संस्कृतियों में हम जिस पर ध्यान देते हैं वह होता है कि हम कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण को तो महत्व देते ही नहीं हैं, हम अपनी ही चीज़ों को महत्व देते हैं। साथ ही साथ हम जो गैर मौखिक संकेत होते हैं उन पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर हमें किसी को मना करना है किसी चीज़ के लिए तो हम प्रत्यक्ष रूप से उसको मना करेंगे, हम कोई भी गैर मौखिक संकेत नहीं देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हाई कंटेक्स्ट कंट्री या हाई कंटेक्स्ट कल्चर
का एग्जाम्पल हो गया जापान, और लो कंटेक्स्ट के अमेरिका। इंडिया भी कहीं ना कहीं हाई कंटेक्स्ट में आती है, या बहुत सारी एशियन कंट्रीज को हम हाई कंटेक्स्ट में ही रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हॉफस्टीट की कल्चरल डायमेंशन थ्योरी क्या थी। हॉफस्टीट ने अंतर सांस्कृतिक संचार के लिए एक रूपरेखा बनाई। विभिन्न राष्ट्रीय संस्कृतियों और सांस्कृतिक आयामों के बीच अंतर करने और व्यावसायिक सेटिंग पर इसके प्रभाव को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक ढांचा बनाया। इसके रहते इन्होंने अलग अलग तरीके की इंडेक्सेस दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके की संस्कृति अलग अलग संगठनों में पाई जाती है। तो पहला जो उन्होंने डायमेंशन बताया, आयाम बताया, वह था पावर डिस्टेंस इंडेक्स। पावर डिस्टेंस इंडेक्स अगर हम बात करें कि अगर हाई है यानी कि उच्च स्तर पर है, तो यह माना जाता है कि एक संस्कृति असमानता और शक्ति मतभेदों को स्वीकार करती है। अगर आपके संगठन में आप इन इक्विटी को कॉमन मानते हैं कि ठीक है असमानता है, कोई बात नहीं, अगर आपके सीनियर 4 कर्मचारियों के बीच में असमानता रखते हैं, किसी को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, किसी को कम, अगर आप इस तरीके के संगठन में काम करते हैं तो वह संगठन होता है हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स, जहां पर इन इक्विटी को बढ़ावा दिया जाता है, जहां पर नौकरशाही को प्रोत्साहित किया जाता है, जहां पर ब्यूरोक्रेसी चलती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके के कल्चर में हैं। इसी के साथ साथ एक होता है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, यानी कि व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता। अब जब हम व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं, और अगर जब हम कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, अगर आप कलेक्टिविज्म में हाई हैं, उच्च स्तर पर हैं, तो इसका मतलब आप समूह को साथ लेके चलने की बात करते हैं। आप जो भी विकास की बात करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन, अपनी पदोन्नति के लिए नहीं करेंगे, आप अपनी टीम की पदोन्नति के लिए करेंगे, आप अपनी टीम के विकास के लिए करेंगे। साथ ही साथ तीसरा जो होता है वह होता है अनिश्चितता परिहार सूचकांक, यानी कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। यह आयाम इस बात पर विचार करता है कि अज्ञात स्थितियां यानी कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और अप्रत्याशित घटनाओं से कैसे निपटा जाता है। अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स उच्च स्तर पर है तो आप की जो संगठन है वह रिजिड रूल्स, पॉलिसीज को फॉलो करती है, क्योंकि आप अनसर्टेनिटी को सहन नहीं कर सकते, अनिश्चितता को सहन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और होता है, यानी कि मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। इसका मतलब पुरुष बनाम स्त्रीत्व। यह इंडेक्स यह दर्शाता है कि रोल या जेंडर रोल डिफरेंशिएशन कैसे है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, अगर आपके संगठन में फेमिनिटी पर आप हाई स्कोर पर हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा संगठन जोर देगा ऐसी रूल्स और रेगुलेशंस पर जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉलिसीज महिला केंद्रित होंगी। लेकिन वहीं अगर हम पुरुषत्व यानी कि मैस्कुलिनिटी इंडेक्स की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज्यादा अच्छे से सरवाइव करते हैं जो एसर्टिव हैं, दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, हर चीज में उन्हें कंपटीशन की जरूरत है, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको साथ लेने की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा एक और डायमेंशन जब हम बात करते हैं हॉफस्टीट की, तो उन्होंने ये सब डायमेंशंस इसीलिए दिए थे
कि जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हमारी संस्था या हमारा संगठन कौन सी दिशा में जा रहा है, वह कलेक्टिविज्म की तरफ जा रहा है या इंडिविजुअलिज्म की तरफ। वहां पर पदानुक्रम बहुत ज़्यादा हैं, हायरार्कीज बहुत ज़्यादा हैं, या फेवर किया जाता है लोगों को, तो आपको ये पता चलेगा। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फेवरेटिज्म की या इनइक्विटी की, तो यह अच्छी चीज़ें नहीं हैं किसी भी संस्था के विकास के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी एक प्रबंधक के तौर पर, और समझनी पड़ेंगी कि कहाँ पर कौन से संस्कृति अच्छी है जो आपके चेंज के साथ, परिवर्तन के साथ मैच हो रही है, तो आप उसको लेकर आगे बढ़िए। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो एक और डायमेंशन जो मैं बोल रही थी, दीर्घकालिक अभिविन्यास, यानी कि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। आप संगठन में देखेंगे कि कुछ संगठन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो वहां पर वो भविष्य के परिणामों को प्राथमिकता देते हैं। वो यह सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या रहेगा। वहीं शॉर्ट टर्म पर हम वर्तमान में देखना चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो छात्रों, एक और इंडेक्स पे जो इन्होंने बात करी वह थी इंडल्जेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट, यानी कि भोग बनाम संयम। दो तरीके के कल्चर्स देखे गए कि कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि हमें ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स करना है, कि जो भी हमारे को चाहिए हमें वो मिले। लेकिन कुछ कल्चर हमें ये सिखाते हैं कि संयमित तरीके से हमें अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि क्या वह चीज़ सही है। तो ये थी अलग अलग तरीके की कल्चरल डायमेंशंस हॉफस्टीड द्वारा दी गई। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि संगठनात्मक संस्कृति पर विलय यानी कि मर्जर का क्या प्रभाव रहता है। क्योंकि जब मर्ज होती हैं कंपनीज, जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो हम ये देखते हैं कि क्या परिवर्तन आता है और क्या उसके इम्पैक्ट रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि मूल्यों और मानदंडों में अंतर आता है, यानी कि डिफरेंसेस इन दी वैल्यूज एंड नॉर्म्स। आप सोच के देखिए, कोई भी दो संगठन मिल रहे हैं, दो संगठनों के अलग अलग वैल्यूज हैं, तो जब वो साथ में आएंगे तो वैल्यू प्रोपोजिशन आपका बदलेगा, मूल्य बदलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, नई नेतृत्व शैली भी अपनाई जाएगी, न्यू लीडरशिप स्टाइल। हो सकता है पहले आपके लीडर बहुत सपोर्टिव रहे होंगे, लेकिन अब समय की मांग ये कह रही है कि परिवर्तन अगर हमें लेकर लागू करना है, हमें लेकर आना है, तो हमें इसमें ऑटोक्रेटिक शैली लेकर आनी पड़ेगी। तो शैली में चेंज आता है, और तो और प्रबंधन प्रथाओं में भी चेंज आता है जब दो कंपनियां मिलती हैं। और साथ ही साथ अनिश्चितता और चिंता, यानी कि अनसर्टेनिटी और एंजाइटी लोगों में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होना है, क्या उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा या उन्हें निकाला जाएगा। तो इस वजह से वे बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं पता। साथ ही साथ जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं, विलय करती हैं, तो रीब्रांडिंग में बहुत एफर्ट्स जाते हैं। रीब्रांडिंग मतलब अपनी संगठन को फिर से स्थापित करना अपने ग्राहकों के दिमाग में। यह बहुत ही कठिन हो जाता है, जिस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। पहले दो कंपनियां अलग अलग नामों से जानी जाती थीं, अलग अलग चीज़ों के लिए जानी जाती थी। अब जब वो साथ में मर्ज हो गई हैं तो एक नई पहचान उन्हें बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा प्रक्रियाओं का माननीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस करना पड़ता है उन्हें। और यही नहीं, जब दो कंपनियां मिलती हैं तो हम जिस पर फोकस करते हैं वो होता है एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि सर्वोत्तम प्रथाओं को हम अपनाते हैं। अब ये हमें देखना होगा कि किसके
हिसाब से, कौन से नेता के हिसाब से या कौन से कर्मचारी के हिसाब से कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स आते हैं। सिर्फ यही नहीं, साथ में जब हम मर्जर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार पर। अगर विलय के वक्त आपका संचार अच्छा है, आप अच्छे से अपने कर्मचारियों को समझा पा रहे हैं कि यह विलय क्यों हुआ है, क्या ज़रूरत थी, इसके आगे क्या फ़ायदे हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर नहीं तो बहुत ही मुश्किल आती है। इसके अलावा जब हम विलय की बात करते हैं तो प्रतिभा प्रतिधारणा, यानी कि टैलेंट रिटेंशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी डेवलप होती है जब मर्जर होता है कंपनियों का। तो उस अनसर्टेनिटी वाले टाइम में जो अच्छे कर्मचारी होते हैं वह छोड़ के चले भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस अनिश्चितता में काम करने से अच्छा है, बेहतर है कि मैं किसी और संगठन के साथ जुड़कर काम करूं। तो टैलेंट रिटेंशन एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज होती है। साथ ही साथ टैलेंट मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से टैलेंट को मैनेज कर रहे हैं, अभी भी प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, अपने साथ लेके चल पा रहे हैं नए प्रोसेसेस में। इसके अलावा जिस पर हम बात करेंगे वह है विलयों में सांस्कृतिक एकीकरण के प्रबंधन के लिए रणनीतियां। तो कौन सी रणनीतियां आप बना सकते हैं जिनसे आप उन सबको एक साथ ला सकते हैं? तो उसमें आप कर सकते हैं, आप उचित परिश्रम और सांस्कृतिक मूल्यांकन करिए, साथ ही साथ स्पष्ट संचार रखिए, नेतृत्व अलाइनमेंट रखिए, संरेखण रखिए, लोगों को साथ में लाइए, उनसे बैठकर बात करिए, उनसे पूछिए कि किस तरीके की योजनाएं बनाई जा सकती हैं साथ में काम करने के लिए। प्रशिक्षण और विकास पर बेहद ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। जब दो भी कंपनियां मिल रही हैं तो कौन सी ट्रेनिंग आपके कर्मचारियों को चाहिए उस समय पर, इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और हाँ, जहाँ पर जो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जहाँ पर आपको सफलताएं मिल रही हैं उस मर्जर के दौरान, तो उसको सेलिब्रेट करिए, उसका जश्न मनाइए, जिससे कि लोग थोड़े खुश हों, लोगों को ये ना लगे कि ये सब तो गलत ही हो रहा है। अब ये समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम परिवर्तन की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब अलग अलग कंपनी होंगी, अलग अलग संगठन होंगे, हमने कहा अलग अलग संस्कृति होती है, तो आपको कल्चरल एडेप्टेशन यानी कि सांस्कृतिक अनुकूलन करने की ज़रूरत क्या है? जब हम सांस्कृतिक अनुकूलन की बात करते हैं तो देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विविध तरीके के कार्यस्थलों पर कार्य कर रहे हैं, डाइवर्स वर्क प्लेसेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग उनके साथ कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने ग्लोबलाइजेशन के लिए भी आपको बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप अलग अलग देश के लोगों के साथ, अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ, अलग अलग भाषा के लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं। तो जब आप उनके साथ कार्य कर रहे हैं तो आपको उनकी संस्कृति को समझने की ज़रूरत है, तभी आप समायोजित होकर साथ में कार्य कर पाएंगे। तो अगर आपको एक अच्छी टीम बनानी है, जब हम बोलते हैं टीम, तो एक अच्छी टीम का मतलब होता है अलग अलग लोग, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न सोच वाले। तो जब ऐसे लोग साथ में आएंगे तो आपको हर इंसान की संस्कृति को समझकर साथ में अडैप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे। फिर अगर हम जब बात करते हैं सांस्कृतिक अनुकूलन और समायोजन के प्रमुख पहलू क्या हैं, तो सबसे पहले सांस्कृतिक जागरूकता होनी चाहिए। आपको अवेयर होना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अलग अलग तरीके की संस्कृति होती है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आपकी संस्कृति बहुत अच्छी होगी, लेकिन दूसरों की संस्कृति भी अच्छी है। आप ये देखिए आप उनसे क्या सीख सकते हैं। तो पहले तो अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करिए। सिर्फ यही नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, खुलापन, ओपननेस लेकर आइए दूसरों के कल्चर के प्रति। बहुत स्टबर्न और रिजिड मत बनिए। अगर कम्युनिकेशन, अगर आप संचार करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपको समझ आएगा कि उनके कल्चर में क्या चीज़ अच्छी है, उनकी संस्कृति में क्या चीज़ अच्छी है जो आप ले सकते हैं।
और आपके संस्कृति में क्या अच्छी है जो आप उस संगठन को दे सकते हैं। साथ ही साथ दूसरों का सम्मान करेंगे तो उतना ही आप कल्चरली दूसरों को अडेप्ट कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, एम्पैथी रखिए, यानी कि सहानुभूति रखिए, एम्पावरमेंट रखिए, लोगों को सशक्त करिए। कल्चरल डिफरेंसेस के नाम पर आप अलग अलग मत होइए, क्योंकि जब आप ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में कार्य कर रहे हैं तो आपको इस चीज से जाना पड़ेगा। और तो और क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग पर बात करिए। आप प्रशिक्षित करिए लोगों को कि किस तरीके के अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जापानीज का कल्चर ये है, अमेरिकन का कल्चर ये है, अरेबिक का कल्चर ये है, तो आप अपने प्रबंधकों को दूसरी संस्कृतियों में कार्य करने जब जा रहे हैं वे, तो उन्हें पहले से ट्रेन करके भेजिए, उनको प्रशिक्षित करिए। साथ ही साथ फीडबैक लीजिए, समझिए कि सामने वाला क्या चीज़ समझ रहा है या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तब आप उसको अच्छे से उस कल्चर को भी अडेप्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करें। और तो और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है, क्यों संघर्ष हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या सिर्फ आपकी सोच एक रीज़न है या कोई वाजिब रीज़न है, तो ये सब देखिए। इससे आप लोग और सशक्त बनेंगे, क्योंकि जब आप दूसरे कल्चर को अडेप्ट करेंगे तो आप अपने ही संगठन में बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे डाइवर्स ओपिनियंस को ला सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं मानती हूँ कि आपको इस सत्र में यह समझ आया होगा कि कौन कौन से तरीके के संगठनात्मक संस्कृतियाँ होती हैं, कौन सी संस्कृति या किसी भी संगठन की संस्कृति कैसे बनती है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे डिफरेंसेस होते हैं और आपको क्यों कल्चरल अडेप्टेशन की ज़रूरत है। धन्यवाद।